हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग यूनिट 2 के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को सिलेबस में बताया था कि यूनिट 2 जो है आपके सिलेबस का मध्यकालीन शिक्षा से संबंधित है और मध्यकालीन शिक्षा जो है अपने देश में पूरी तरह से देखिए इस्लामिक शिक्षा से प्रभावित थी। ऐसा नहीं है कि इस काल में अपने देश में वैदिक शिक्षा प्रणाली या बौद्ध शिक्षा प्रणाली का प्रचलन नहीं था, लेकिन ये बहुत नाम मात्र का था, कुछ कुछ जगहों पे था। लेकिन ज्यादातर जो शिक्षा व्यवस्था थी अपने देश की वो इस्लामिक शिक्षा परंपरा से प्रभावित थी और इसी प्रकार की शिक्षा अपने देश में ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि इस इस्लामिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद लोग मुस्लिम शासकों के अधिकारों में, उसके संरक्षण में रहना चाहते थे, उनके यहाँ नौकरी प्राप्त करना चाहते थे और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करना चाहते थे, जिसके वजह से यह जो शिक्षा है हमारे हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी या भारत के जो मूल निवासी थे उन लोगों के लिए भी आकर्षक बन गई। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से मध्यकाल में अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को मुस्लिम शासकों के द्वारा संचालित किया गया, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसके क्या उद्देश्य थे और उनकी शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से थी। चलिए देखिए आज का जो यूनिट है वो पूरी तरह से मध्यकालीन शिक्षा से रिलेटेड है। यानी पिछले यूनिट में हम लोगों ने वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन किया था, क्योंकि यूनिट 1 में इन दोनों ही शिक्षा प्रणालियों के बारे में हमको पढ़ना था, अध्ययन करना। लेकिन जो यूनिट 2 है वो पूरी तरह से मध्यकालीन शिक्षा से ही रिलेटेड है, तो इसमें हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है और हो सकेगा तो मैं आप लोगों को इसको 2 क्लासेस में पूरा कराने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास में चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी बेसिक चीजों को। तो देखिए मध्यकालीन भारत या काल में शिक्षा यानी एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड। देखिए मध्यकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी इसको इस्लामिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यह शिक्षा व्यवस्था अपने देश में शुरू हुई उस समय मुस्लिम शासकों के द्वारा अपने देश में शासन चलाया जाना शुरू हो गया था, जिसके वजह से इसको इस्लामिक शिक्षा कहा जाता है। अब देखिए इस्लामिक शिक्षा होती क्या है। तो जैसे देखिए आप लोगों को पता होगा कि पूरे विश्व में इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब थे और इन्होंने सऊदी अरब में अपने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके बाद धीरे धीरे यह धर्म दुनिया के अन्य देशों में भी प्रसारित हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप अपने देश में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसी के लिए देखिए अपने देश में बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और उन आक्रमणों के फलस्वरूप अपने देश में उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। और इस क्रम में सबसे पहले देखिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अपने देश पर आक्रमण किया गया, लेकिन उसका जो आक्रमण था वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा, जिसके वजह से उसके द्वारा अपने देश में शासन स्थापित नहीं किया जा सका। उसके बाद फिर देखिए कुछ समय के बाद लगभग 250 से 300 साल के बाद महमूद गजनवी नामक एक दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारी ने अपने देश में आक्रमण किया और उसके द्वारा भी अपने देश में बहुत सारा लूटपाट मचाया गया और यहाँ की धन संपदा को लूट कर वो अपने देश ले गया। लेकिन उसने भी अपने देश में शासन स्थापित करने का कोई विचार नहीं बनाया। इसके बाद देखिए लगभग 100-150 सालों के बाद एक और दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी अपने देश में आक्रमण करता है, जो मोहम्मद गोरी था। और मोहम्मद गोरी ने अपने देश में लूटपाट के बाद भी अपने जो कुछ गुलाम थे, जो कुछ दास थे, उनको यहाँ का जीता हुआ क्षेत्र दे दिया और उस क्षेत्र पर इन्होंने अपने देश में शासन चलाना शुरू किया। और उन शासकों में सबसे पहला जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने अपने वंश की स्थापना की और उसका वंश जो था गुलाम वंश के नाम से अपने देश में जाना जाता है और इनके द्वारा ही अपने देश में सबसे पहले मुस्लिम सत्ता की स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी में, जो कि दिल्ली में पूरी तरह से स्थापित था और उसका नियंत्रण वह लाहौर से करता था। यानी उसने अपने देश में एक मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर दिया और फिर उसका संचालन करने लगा। उसके बाद मुस्लिम शिक्षा दीक्षा, मुस्लिम क्रिया प्रणाली, सभ्यता, संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने देश में धीरे धीरे होने लगा। तो इसी को हम लोग को आज पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग
परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी और इस धर्म के मानने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। इतिहासकारों ने बताया है कि 1200 से 17 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल अथवा मुस्लिम काल के नाम से भी अपने देश के इतिहास में जाना जाता है। प्राचीन काल से ही देखिए अपना देश भारत जो है विदेशी शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की इतनी खासियतें हैं, इतनी विशेषताएं हैं, जिसके वजह से दुनिया के बहुत से देशों ने अपने देश पर आक्रमण किया, शासन किया, लेकिन फिर भी अपने देश की यह विशेषता कायम है, बरकरार है। भारत के वैभव और संपन्नता से आकर्षित होकर मुसलमानों ने भारत पर 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया। इनका उद्देश्य केवल भारत की धन संपत्ति को लूटना था, परंतु बाद में वे यहां पर शासन करने के बारे में सोचने लगे। इसी उद्देश्य से देखिए सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहली बार इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने भारत पर आक्रमण किया था और गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया था। इसके बाद देखिए महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और इसने अपने देश में कुल 17 बार आक्रमण किए और बहुत ढेर सारी धन संपदा को लूट कर यहां से ले गया। इसके बाद देखिए 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और उसने पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को पराजित कर भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली। उसने देखिए अपने यहां से लूट का माल अपने देश ले गया और अपने एक सेनापति और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप दिया। इसी के बाद से देखिए भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। मुस्लिम शासकों ने देखिए अपने शासित प्रदेशों में हिंदू मंदिरों को नष्ट करके उसके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। उन्होंने भारतीय साहित्य को नष्ट कर दिया और उनको नष्ट करने का प्रयास भी किया। ये मुस्लिम शासक देखिए भारत में अपनी संस्कृति और अपना धर्म को लेकर आए थे और इसी को वो लोग अपने यहाँ प्रसारित करना चाहते थे। इन्होंने देखिए भारत पर शासन करने के साथ साथ यहाँ अपनी संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। अपनी संस्कृति और धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने शिक्षा का सहारा लिया, यानी शिक्षा ही एक ऐसा साधन थी जिसके माध्यम से अपने धर्म और संस्कृति का फैलाव अपने देश में कर सकते थे। इन्होंने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया उस शिक्षा प्रणाली को मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस काल के प्रथम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में उस समय के बौद्ध शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को नष्ट करवा दिया। इसके बाद देखिए इससे डरकर अन्य बौद्ध शिक्षा केंद्र भी खुद ही निष्क्रिय हो गए, परंतु इस काल में भी वैदिक शिक्षा प्रणाली के शिक्षा केंद्र निरंतर चलते रहे थे, क्योंकि ये नगरों से दूर घने वनों और जंगलों में स्थापित होते थे, इसलिए इनकी ओर मुगल शासकों का ध्यान नहीं गया। देखिए अभी मैंने बताया ना कि अपने देश में जो प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली थी वो पूरी तरह से बंद नहीं हो गई, खत्म नहीं हो गई, वो चल रही थी, लेकिन वो क्या थी, बहुत कम मात्रा में थी, घने वनों में जंगलों में चलती थी। वहां पर इतना ज्यादा मुस्लिम शासकों का ध्यान नहीं जाता था। अतः इस काल में देखिए दो शिक्षा प्रणालियां समान रूप से चल रही थी, पहली मुस्लिम शिक्षा प्रणाली और दूसरी वैदिक शिक्षा प्रणाली। मुगल काल को देखिए इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि प्रमुख थे, जिन्होंने अपने देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए कई कार्य किए और प्रयास किए। इस काल में देखिए कला, संगीत, न्याय, भूमि व्यवस्था, शिल्पकारी, कृषि, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में काफी विशेष प्रगति हुई थी और इस काल के लाल किला, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतें बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये उन्हीं की देन है। अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से मुगल वंश से पहले अपने देश में शिक्षा का प्रसार हुआ और फिर किस प्रकार मुगलों के काल में। तो देखिए मुगल वंश से पूर्व अपने देश में विभिन्न प्रकार के दिल्ली सल्तनत के वंशों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था लाई गई। देखिए इसमें सबसे पहले गुलाम वंश, इस वंश के देखिए सभी शासकों ने बड़ी उदार दृष्टि से शिक्षा का प्रसार किया अपने देश में। इसके बाद देखिए तुगलक वंश के शासक आए, इस वंश के सभी सुल्तानों ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रशंसनीय कार्य किए।
इसके बाद देखिए खिलजी वंश, इस वंश में जलालुद्दीन जो था विद्या तथा साहित्य का प्रेमी था और अलाउद्दीन इस ओर पूर्णतः उदासीन था। यानी इसके द्वारा ज्यादा समय तक शासन नहीं चलाया गया, लेकिन जब तक चलाया गया इसने अपने देश में विद्या और साहित्य के प्रति ध्यान दिया। जबकि अलाउद्दीन खिलजी देखिए हमेशा आक्रमण लूटपाट में ही व्यस्त रहता था। इसके बाद देखिए सैयद वंश के शासक काल में शिक्षा का कार्य अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि सैयद वंश के शासकों ने उतना ध्यान नहीं दिया। इसके बाद देखिए अपने देश में मुगल वंश की स्थापना होती है और मुगल वंश के प्रत्येक शासक ने शिक्षा के प्रसार हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वंश के निम्नांकित शासकों के नाम इस प्रकार से उल्लेखनीय है। इसमें देखिए सबसे पहले बाबर का नाम आता है। बाबर खुद एक कवि तथा लेखक था। इसने बाबरी नामक लेखन पद्धति को जन्म दिया था। इसके बाद देखिए इसका पुत्र हुमायूं शासक बना था। हुमायूं साहित्य ज्ञान के अतिरिक्त भूगोल तथा धर्म का भी ज्ञान रखता था। इसके बाद देखिए अकबर शासक बनता है। अकबर ने साहित्य संकलन तथा संरक्षण हेतु अनेक पुस्तकालयों की स्थापना की थी और इसके दरबार में विभिन्न प्रकार के विद्वान रहा करते थे, जिनको नवरत्न की संज्ञा भी दी जाती थी। इसके बाद देखिए इसके पुत्र जहांगीर का शासन आया। इसने मुस्लिम मदरसों के सुधार एवं शिक्षा प्रसार हेतु अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसके बाद फिर देखिए अगला शासक शाहजहां रहता है। शाहजहां ने देखिए ललित कलाओं का बहुत ज्यादा विस्तार किया और यह ललित कला का बहुत प्रेमी भी था। इसने अनेक मरम्मत और निर्माण के कार्य भी करवाए और इसके द्वारा महत्वपूर्ण स्थापत्यों का निर्माण करवाया गया, जो आज भी अपने देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके बाद देखिए औरंगजेब शासक बनता है। यह शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान करना चाहता था और इसने बड़ी बड़ी धन राशियां मदरसों को दान में प्रदान की थी। तो देखिए इस प्रकार से मध्यकाल में दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियां प्रचलित थी। एक थी पाठशाला पद्धति और दूसरी थी मकतब मदरसा पद्धति। पाठशाला जो पद्धति थी वो अपने देश की प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था यानी वैदिक शिक्षा प्रणाली के आधार पर प्रचलित थी और इसमें शिक्षा का माध्यम संस्कृत हुआ करता था। उसी प्रकार से देखिए मकतब मदरसा पद्धति जो थी वो इस्लामिक शिक्षा के आधार पर थी और यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का जो साधन होता था वो अरबी और फारसी हुआ करती थी। देखिए पाठशाला पद्धति में व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। छात्र को संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती थी। संपूर्ण संस्कृत वांग्मय से छात्र को अवगत कराया जाता था। इसके साथ साथ देखिए इस पद्धति से यह लाभ था कि छात्र संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाते थे, किंतु इस पद्धति का एक दोष यह था कि इसमें रटने पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था। ये इसकी कमियां थी। दूसरी शिक्षा प्रणाली देखिए मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें छात्रों को कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात और हज करना सिखाया जाता था। इस शिक्षा के देखिए दो मुख्य उद्देश्य थे, जिसमें पहला था धार्मिक उद्देश्य और दूसरा था व्यवसायिक उद्देश्य। यानी ये अपने देश में धार्मिक शिक्षा को भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रसार करना चाहते थे और यहाँ पर जो भी छात्र शिक्षा हासिल करना चाहते थे उनको ये लोग स्किल्ड बनाना चाहते थे, यानी पूरी तरह से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, जिसके प्राप्त करने के बाद छात्र जो है अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उनको किसी के सहारे या आश्रय की जरूरत ना पड़े। तो देखिए इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य थे उनको एक एक करके देख लिया जाए। देखिए इस्लामी दर्शन मुख्य रूप से धार्मिक दर्शन है। मुसलमान जो है अल्लाह को मानते हैं और यह भी मानते हैं कि उनके दूत हजरत मोहम्मद हैं। मुसलमानों को देखिए कुरान पर अटूट श्रद्धा रखनी पड़ती है और कुरान के अनुसार मुसलमान को निम्नलिखित 5 काम अनिवार्य रूप से करने के लिए कहे गए हैं, जिसमें देखिए पहला है कलमा पढ़ना, दूसरा है प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, तीसरा है रोजा रखना, चौथा है जकात अर्थात सालाना आमदनी का 40वां हिस्सा दान में दे देना और 5वां कार्य है हज करना। तो ये 5 कार्य मुसलमानों के लिए बहुत ही अनिवार्य बताए गए थे और इसी के अनुसार इन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था का प्रसार और विस्तार किया। अब देखिए इन उद्देश्यों को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य देखिए क्या है, ज्ञान का प्रसार करना। यानी मुस्लिम शासक अपने देश में इस्लामी परंपरा के द्वारा ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे और वो लोग
इसको एक प्रकार से अनिवार्य बना दिए थे कि सभी लोगों को इस्लामिक ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। और इसके लिए उन्होंने देखिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकारों से इसका प्रसार किया। इसके बाद देखिए इन्होंने इस्लामिक धर्म का ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के मदरसों में, मकतबों में विभिन्न प्रकार के धर्म गुरुओं के द्वारा उपदेश दिलवाए और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद देखिए तीसरा उद्देश्य था अच्छे चरित्र के निर्माण पर बल, यानी ये अपने मकतबों में, मदरसों में छात्र छात्राओं को अच्छा चरित्र सिखाना चाहते थे, यानी उनका चरित्र बेहतर हो और वो अच्छी आदतें रखें, अपने से बड़ों का, अपने से जो बुजुर्ग हों उनका सम्मान करें, उनके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करें। ये सारी चीजें इन लोगों ने अपनी दीक्षा में शामिल किया था। इसके बाद देखिए इनका जो चौथा उद्देश्य था मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी, यानी जिस काल में जो भी शिक्षण संस्थान होता था उसको जो भी दान मिलता था, जो भी पैसा मिलता था, उसको वहां के शासकों के द्वारा दिया जाता था। तो इसलिए इस शिक्षा प्रणाली में जो भी शिष्य होते थे, जो भी शिक्षक होते थे, वो उस काल के जो शासक होते थे उनके प्रति वफादारी का प्रदर्शन करते थे और उनको अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा व्यवस्था कराई जाती थी, जिसके वजह से वो शासन में उच्च पदों पर भी जाया करते थे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया करते थे। इसके बाद देखिए सांसारिक विलासिता की प्राप्ति, यानी ये लोग अपनी शिक्षा के द्वारा ऐसा छात्रों को बनाना चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर योग्य बन जाएं और संसार में भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करें और सांसारिक ऐश्वर्य का आनंद लें। इसके बाद देखिए इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना, यानी इस काल की शिक्षा व्यवस्था में एक उद्देश्य यह भी था कि ये अन्य धर्म को उतना श्रेष्ठ नहीं मानते थे, बल्कि अपने धर्म को, इस्लामिक परंपरा को, सभ्यता को, संस्कृति को सबसे श्रेष्ठ बताते थे और इसी को अच्छी तरीके से सभी लोगों को प्रसारित करवाना चाहते थे। उनके ऊपर दबाव भी डालते थे, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे, उनको लालच देते थे कि इस शिक्षा पद्धति से पढ़ने लिखने पर तुम्हें प्रशासकीय कार्य मिलेंगे, राजा के अंडर में कार्य करने को मिलेगा। इसके बाद देखिए इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को भी हम लोग देख लेते हैं कि इस्लामिक शिक्षा प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता देखिए क्या थी कि इस काल में शिक्षा जो है निःशुल्क प्रदान की जाती थी, यानी मकतबों एवं मदरसों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। इसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। जब इन शुल्क नहीं लिया जाएगा तो उसमें जो खर्च वर्च वो कहाँ से आएगा, तो वहां के जो शासक होते थे, धनी वर्ग के लोग होते थे, उनके द्वारा इसका खर्च वगैरह चलाया जाता था। दूसरी देखिए इसकी विशेषता क्या थी, व्यवहारिक शिक्षा, यानी इस काल के शिक्षण संस्थानों में छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और उनको परलोक एवं पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताया जाता था, क्योंकि इस काल के जो शासक होते थे वो परलोक पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। वो वर्तमान जीवन को ही बेहतर करना समझते थे और उसी को बेहतर मानते थे, इसलिए वो लोग व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करते थे। इस बात देखिए इसके बाद इस काल की शिक्षा की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था ये थी, विशेषता थी कक्षा नायकी व्यवस्था। कक्षा नायकी व्यवस्था देखिए जिसको हम लोग आजकल मॉनिटर सिस्टम कहते हैं, यानी क्लास में जो मॉनिटर लोग नियुक्त किए जाते हैं, जो क्लास का सबसे तेज तर्रार बच्चा रहता है, जो सबसे अच्छा पढ़ने में होता है, जिसके आचार विचार व्यवहार सबसे अच्छे होते हैं, उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है। तो ये व्यवस्था भी इसी काल की शिक्षा व्यवस्था की देन है। इसमें योग्य छात्रों को कक्षा का नायक बनाया जाता था और उनके द्वारा कक्षा में अन्य छात्रों पर नियंत्रण कराया जाता था, शिक्षण कराया जाता था और अध्यापक के अध्ययन कार्य में ये भी सहायता भी देते थे। इसके बाद देखिए इस काल में शिक्षक की जो स्थिति थी बहुत बेहतर थी। शिक्षक को काफी सम्मान दिया जाता था और शिक्षकों को उच्च वेतन भी मिलता था। ये सारी व्यवस्था इस काल की विशेषता थी। इसके बाद देखिए व्यक्तिगत संबंध। देखिए प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार से गुरु और शिष्य के बीच बेहतर संबंध हुआ करते थे, माता पिता या पिता पुत्र के समान संबंध होते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी होते थे और उसका भी इन लोगों ने उसी प्रकार से पालन किया। इसके बाद देखिए गुरु शिष्य संबंध मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया कि गुरु शिष्य के संबंध जो है इस काल में
पिता पुत्र के समान थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आने वाले कार्यों में यह संबंध मधुर नहीं रह गए, क्योंकि बाद में इन मदरसों में, छात्रावासों में विलासिता बढ़ गई, जिसके वजह से गुरु शिष्य एक दूसरे का उतना सम्मान नहीं करते थे। इसके बाद देखिए धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय। इस काल की शिक्षा व्यवस्था की देखिए एक ये भी विशेषता थी कि धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा का दोनों को मिलाकर प्रदान किया जाने लगा। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब अपने देश की सभ्यता संस्कृति से मुस्लिम शासक परिचित हुए तो उन लोगों ने अपने देश के लोगों को देखकर, समझकर उसके अनुसार अपने देश में धार्मिक और लौकिक शिक्षा को मिला के शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। और इस शिक्षा पद्धति में सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर उन्होंने बालकों को कुरान की आयतें कंठस्थ कराने के साथ साथ उन्हें अंक गणित, पत्र लेखन कला तथा जीवनोपयोगी विषयों का अध्ययन कराना शुरू किया। उसके अलावा देखिए उच्च स्तर पर कुरान के नियमित अध्ययन कराने के साथ उन्हें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों का अध्ययन कराया जाने लगा। इन विशेषताओं के अलावा मुस्लिम शिक्षा की कुछ अन्य विशेषताएं भी थी, जैसे साहित्य व इतिहास का विकास, भाषा एवं विज्ञानों का प्रोत्साहन, सांस्कृतिक एकता में अभिवृद्धि इत्यादि। तो इस प्रकार से देखिए ये मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम लोग देख लेते हैं इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षा की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिवल पीरियड एजुकेशन। देखिए मुस्लिम काल की शिक्षा को दो स्तरों में विभाजित किया गया था, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के जो देखिए केंद्र हुआ करते थे वो मकतब हुआ करते थे, खानकाह हुआ करते थे, दरगाहें हुआ करते थे। देखिए मकतब क्या होता है? मध्यकालीन युग में मकतबों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। मकतब शब्द जो है अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। कुतुब शब्द का अर्थ होता है जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाए, अर्थात वह स्थान जहां पर पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है वह मकतब कहलाता था और यह प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता था। इसके बाद देखिए खानकाहें होती थी, ये भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। जब इसकी एक यह मतलब कमी थी कि इसमें केवल मुस्लिम बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, इसमें अन्य धर्म के लोगों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। इनका व्यय देखिए दान में प्राप्त होने वाले धन से चलता था। इसके बाद देखिए दरगाहें होती थी, ये भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और इनकी स्थिति भी देखिए खानकाहों के समान ही होती थी। इसमें भी केवल मुस्लिम बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब देखिए इनमें प्रवेश किस प्रकार से होता था। जैसे देखिए मैंने आप लोगों को वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बताया था कि बौद्ध उसमें उपनयन संस्कार होता था, बौद्ध काल में प्रवज्या संस्कार होता था। तो उसी प्रकार से यहाँ भी एक संस्कार होता था जिसको बिस्मिल्लाह संस्कार के नाम से जाना जाता है, बिस्मिल्लाह संस्कार या रस्म। इसमें देखिए क्या होता था कि जब मुस्लिम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बालक को भेजा जाता था तो उसकी उम्र 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन की होनी चाहिए और उसे प्रवेश के लिए मकतब में लाया जाता था। मकतब में लाने के बाद वहां पर मौलवी के द्वारा एक रस्म संपन्न कराई जाती थी और प्रवेश के समय बच्चे को नया वस्त्र पहनाकर शिक्षक के द्वारा, चाहे वो उस्ताद हो चाहे मौलवी, उसके सामने उपस्थित किया जाता था और वह मौलवी बच्चे को कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहराने के लिए कहते थे। यदि बच्चा इन आयतों को दोहरा लेता था तो उसको प्रवेश दे दिया जाता था। यदि नहीं भी दोहरा पाता था तो उससे केवल बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाया जाता था और इसके बाद बच्चे का प्रवेश मकतब में हो जाता था, जिसके वजह से इस रस्म को बिस्मिल्लाह रस्म के नाम से जाना गया। अब देखिए मकतबों का पाठ्यक्रम। मकतबों में शिक्षण मौखिक रूप से किया जाता था और बालकों को कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थी, यानी इसमें शिक्षा जो थी मौखिक रूप से बोल के बच्चों को सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी और सबसे पहले उनको कुरान की जो आयतें होती थी उसको रटाया जाता था। उनके शुद्ध उच्चारण पर जोर दिया जाता था, साथ ही इस्लाम धर्म की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। छात्रों को देखिए अरबी और फारसी भाषा का भी ज्ञान कराया जाता था। शिक्षा देखिए निःशुल्क होती थी, यानी मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो निःशुल्क थी। इसके बाद देखिए लड़के और लड़कियां समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, परंतु
पर्दा प्रथा होने के कारण लड़कियां प्राथमिक शिक्षा में कम ही प्रवेश लेती थी। यानी प्राथमिक शिक्षा में शुरू शुरू में तो लड़कियां आती थी, लेकिन जैसे ही उनकी आयु थोड़ी बढ़ती थी तो पर्दा प्रथा होने की वजह से वो शिक्षण संस्थानों में नहीं आ पाती थी। अब देखिए उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए देखिए मुस्लिम काल में मदरसा होते थे और ये मदरसा उच्च शिक्षा के लिए उस समय महत्वपूर्ण होते थे। जब कोई छात्र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मदरसों में प्रवेश दिया जाता था। मदरसों में देखिए यह शिक्षा जो होती थी वो जो मकतबों की शिक्षा व्यवस्था थी उससे थोड़ी सी बेहतर होती थी। देखिए मदरसा शब्द जो है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है और दरस शब्द का अर्थ होता है भाषण देना, अर्थात जिन स्थानों पर शिक्षा देने के लिए भाषण प्रणाली का उपयोग किया गया उन्हें ही मदरसा कहा गया है। इसमें देखिए भवन, पुस्तकालय, छात्रावास, शिक्षकों की रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की समुचित व्यवस्था होती थी। यानी इनका जो आकार होता था मकतबों से काफी बड़ा होता था। एक तरह से ये आजकल के आवासीय विद्यालय यानी हॉस्टल फैसिलिटी वाले जो कॉलेज स्कूल होते हैं उस तरह के हुआ करते थे। उस काल में देखिए आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, मुर्शिदाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद के मदरसे काफी प्रसिद्ध थे। इसके अलावा देखिए बदायूं, मुल्तान, अहमदनगर में भी उच्च कोटि के मदरसे हुआ करते थे। मदरसों का पाठ्यक्रम देखिए उसमें छात्रों को इतिहास, गणित, भूगोल, अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य, व्याकरण, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र तथा इस्लामी कानून एवं इस्लामी इतिहास की शिक्षा व्यवस्था थी। अब देखिए हम लोग देखते हैं इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षण विधियों के बारे में, यानी उस काल में किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो जनरली देखिए मध्यकाल में मौखिक रूप से ही शिक्षा दी जाती थी। छात्रों में स्वाध्याय विधि का विकास करने पर ज्यादा बल दिया जाता था। इसके साथ साथ देखिए छात्रों में अनुकरण करने, अभ्यास करने तथा स्मरण विधि के प्रयोग पर ज्यादा जोर दिया जाता था, बल दिया जाता था। जब छात्र उच्च स्तर पर पहुंच जाता था यानी मदरसों में पहुंच जाता था तो वहां पर व्याख्यान विधि, भाषण विधि के साथ साथ प्रयोग विधि, तर्क विधि, अनुसरण विधि, स्वाध्याय विधि, प्रदर्शन विधि का प्रयोग शिक्षा देने के लिए किया जाता था। अब देखिए अभी मैंने जो आप लोग को वहां बताया था विशेषता में कक्षा नायक पद्धति यानी मॉनिटोरियल सिस्टम, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या था। देखिए मध्य युग के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रथा थी यह, जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चली थी और प्रचलित थी। आजकल भी यह प्रचलित है। आजकल भी स्कूलों में मॉनिटर बनाए जाते हैं और इन्हीं को देखिए उस काल में सबसे पहले शुरू किया गया था। तो इसे कक्षा नायक पद्धति के नाम से उस काल में जाना जाता था। इस प्रथा के अनुसार विद्यालय अथवा कक्षा को कई समूहों में विभक्त कर दिया जाता था। प्रत्येक समूह में छोटे विद्यार्थियों को एक बड़े एवं कुछ अधिक शिक्षित बालक की देखरेख में रख दिया जाता। यानी वहां पर शिक्षकों की कमी होती थी और जब कोई छात्र पढ़ने लिखने में अच्छा होता था तो उसको स्कूलों में कई सेक्शन में बांट दिया जाता था छात्रों को, और जो बड़े छात्र हुआ करते थे उनको छोटी कक्षा के छात्राओं को पढ़ाने के लिए कहा जाता था। यह बड़ा विद्यार्थी देखिए कक्षा नायक का कार्य करता था। वह अपने समूह के छोटे बच्चों को पाठ पढ़ाता था, आदेश देता था, उनसे पाठों को सुनता था, उनको सीखने में सहायता करता था। इसके अलावा देखिए वह अध्यापक को उन विद्यार्थियों के आचरण के संबंध में विवरण भी देता था। आजकल भी होता है। देखिए जो क्लास के मॉनिटर होते हैं क्लास के और भी बच्चों की शिकायत अपने टीचर से करते हैं। अपने क्लास में बच्चों को यदि कुछ चीजें नहीं आती रहती है तो वो उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉनिटर होते हैं जो बच्चों की हेल्प नहीं करते हैं, तो वो एक तरह से दूसरे टाइप के हो जाते हैं। लेकिन बहुत से मॉनिटर जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ये कक्षा नायक देखिए अपने से छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए अध्यापक कला का अभ्यास कर लेते थे। यानी ये बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे टीचर किस प्रकार का कार्य करता था यह सारे कार्य करते थे। बाद में फिर ये शिक्षक बनने में ज्यादा सुलभ होते थे। समय समय पर देखिए अध्यापक इन कक्षा नायकों को निर्देश भी दे दिया
करता था। यानी जब शिक्षक के पास समय नहीं रहता था, शिक्षक क्लास में नहीं जा सकता था, तो इन्हीं शिक्षा नायकों को निर्देश देता था और ये जाके फिर उसके जगह पर क्लास लिया करते थे। अब देखिए, इस काल में छात्रावासों की व्यवस्था थी, छात्रावास हुआ करते थे। देखिए ये क्या थे, मुस्लिम युग में मकतब मस्जिद के साथ जुड़े रहते थे। इस युग में मकतबों की बहुतायत थी, इसलिए इनमें पड़ोसी क्षेत्र से ही बालक अध्ययन करने आते थे। फलतः मकतबों के साथ छात्रावास नहीं होते थे। देखिए, जो मकतब हुआ करते थे वो मस्जिदों से जुड़े होते थे और आसपास के क्षेत्रों में हुआ करते थे। तो मकतबों में जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे अगल बगल के ही हुआ करते थे। तो अगल बगल के होने की वजह से उनमें छात्रावासों की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि बालक उनमें पढ़ के अपने घर चले जाएगा। और दूसरी वजह कि मकतबों में पढ़ने वाले जो छात्र होते थे छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो जिनको गार्जियन छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं देते थे, तो इसी वजह से मकतबों में छात्रावास नहीं बनाए गए थे। लेकिन जब मदरसों में देखिए छात्रावास हुआ करते थे, क्योंकि वहां पर बच्चे बड़े हो जाने के बाद जाते थे, उच्च शिक्षा लेने जाते थे। और इन मदरसों में देखिए दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, जिसकी वजह से उनको वहीं पर रहना पड़ता था। इन मदरसों के साथ साथ देखिए राज्य की ओर से बड़ी बड़ी जागीरें भी जुड़ा रहा करते थे। यानी जो मकतब होते थे वो मदरसों से जुड़े होते थे, लेकिन मकतब जो होते थे मस्जिदों से जुड़े होते थे, लेकिन मदरसे जो बड़ी बड़ी जागीरों से जुड़े होते थे, जो जागीरदार होते थे वो मदरसों का संचालन करते थे और उनमें दूर दराज के लोग भी आते थे पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से इसमें छात्रावास होना जरूरी था। मदरसों को देखिए इन जागीरों से अच्छी आमदनी भी होती थी। मदरसे इस आमदनी से छात्रावास का व्यय वहन करते थे। मदरसों के छात्रावास काफी विशाल होते थे। एक एक छात्रावास में 200 से 400 तक कमरे हुआ करते थे। यानी बहुत बड़े बड़े हॉस्टल होते थे जिसमें 200 से 400 तक कमरे होते थे और इसमें दूर दराज के विभिन्न प्रकार के छात्र रहा करते थे। छात्रों के रहने तथा खाने की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क थी। किसी किसी छात्रावास में अस्पताल भी हुआ करता था, यानी कुछ कुछ छात्रावासों में अस्पताल भी बनाए गए थे। इसके अलावा देखिए कोई कोई मदरसा अपने छात्रावास निवासी छात्रों के लिए भोजन के अतिरिक्त उनको कालीन, तेल, कागज, कलम आदि भी निःशुल्क प्रदान करता था। विद्यार्थियों को भोजन दिया जाता था, वह पर्याप्त अच्छा तथा पौष्टिक भोजन हुआ करता था। उस काल में देखिए छात्रावासों में भोजन में उनको मुर्गा, कोमी, पुलाव, मिठाई और फल आदि दिए जाते थे। छात्रावासों में देखिए छात्रों के लिए खेल कूद की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। किसी किसी छात्रावास में देखिए बालकों को तैरने के लिए सुंदर तालाब अथवा सरोवर भी बनाए गए थे। एसएम जफर नामक विद्वान ने कहा है कि फिरोज शाही मदरसा की भव्यता का सुंदर वर्णन उन्होंने अपने रचनाओं में किया है। उन्होंने कहा है कि फिरोज शाही मदरसा की विशालता अद्वितीय थी, इसका परिवेश सुरम्य तथा रमणीक था। अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त छात्रावास के छात्रों को कुछ जेब खर्च भी दिया जाता था। यानी इन छात्रावासों में छात्रों को इतनी सारी सुविधा के बावजूद कुछ पॉकेट मनी भी प्रदान की जाती थी और उससे वो अपना अन्य खर्च भी चलाते थे। बाद में देखिए यही पॉकेट मनी विलासिता का कारण बनी, जिसके बाद गुरु शिष्य संबंधों में खटास आई और एक तरह से जो है छात्रावास जो है विलासिता के केंद्र में परिवर्तित होने लगे। अब देखिए इस काल की शिक्षा व्यवस्था में उपाधियां, डिग्रीज, देखिए आजकल जैसे हम लोगों को विभिन्न प्रकार की उपाधियां मिलती हैं आप लोगों को, जैसे आप लोग देखिए बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे तो आपको उसकी डिग्री मिलेगी। उसी प्रकार से एमए करेंगे तो उसकी भी डिग्री मिलेगी। यानी आप जितना भी कोर्स करते चले जाएंगे आपको उसकी डिग्री प्रदान की जाती है। तो पहले इस तरह से व्यवस्था नहीं थी, वैदिक काल में, बौद्ध काल में नहीं थी, लेकिन मुस्लिम काल में इस प्रकार की जो व्यवस्था धीरे धीरे शुरू की गई। तो देखिए मुस्लिम काल में छात्रों के लिए उपाधियों की भी व्यवस्था
की गई। वैसे तो इस काल में परीक्षाएं नहीं होती थी, शिक्षकों के संतुष्ट होने पर छात्रों को सफल घोषित कर दिया। जैसे देखिए आजकल क्या होता है कि आपको परीक्षा पास करनी पड़ती, परीक्षा पास करने के बाद आपको डिग्री मिलती, लेकिन उस काल में परीक्षा नहीं होती थी। जो गुरु होते थे, जो उस्ताद होते थे, वो छात्रों से प्रश्न पूछते थे और उस प्रश्न के उत्तर से वो संतुष्ट हो जाते थे तो वो उनको अगली कक्षा में भेज देते थे और इसके आधार पे ही वो उनको उपाधियां भी प्रदान करते थे। तो देखिए विशेष क्षेत्र में योग्यता रखने वाले छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाती थी। जो छात्र तर्क तथा दर्शन में विशेष योग्यता रखते थे उनको फाजिल की उपाधि दी जाती थी। जो छात्र अरबी और फारसी साहित्य में बहुत योग्य होते थे उनको काबिल की उपाधि दी जाती थी और जो छात्र मुस्लिम धर्म में योग्यता रखने वाले होते थे उनको आमिल की उपाधियां दी जाती थी। अब देखिए हम लोग शिक्षा के कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में भी देख लेते हैं कि उस काल में देखिए शिक्षा के कुछ अन्य क्षेत्र कौन कौन से थे। देखिए मुस्लिम काल में शासकों ने राज्यों के बड़े बड़े नगरों में मदरसों का निर्माण कराया था। कुछ मुख्य मध्यकालीन शिक्षा केंद्र इस प्रकार से थे। देखिए एक दो शिक्षा केंद्र था बदायूं में था। बदायूं में देखिए सैयद वंश के शासक सैयद अलाउद्दीन ने अनेक मकतबों एवं मदरसों का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी में भी मकतब और मदरसों को स्थापित कराया गया था। इन मदरसों में देखिए इस्लाम धर्म, वैदिक धर्म, गणित, लेखा, तर्क, भूगोल, कृषि आदि शिक्षण विषय पढ़ाए जाते थे। इसके बाद देखिए दिल्ली में मदरसे बनाए गए थे। दिल्ली के मदरसों में उच्च कोटि के विद्वान शिक्षण का कार्य किया करते थे। उस समय देखिए दिल्ली जो थी मध्यकाल के श्रेष्ठ शिक्षा केंद्रों में मानी जाती थी। यहाँ पर धर्म, कानून, ज्योतिष आदि की शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती थी, क्योंकि दिल्ली उस समय देखिए शासकों का केंद्र हुआ करता था, जिसके वजह से यह बहुत ही प्रसिद्ध था। इसके बाद देखिए जौनपुर में भी बहुत बेहतर तरीके की शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ के मदरसों में राजनीति, दर्शन, हस्तकला, सैनिक इतिहास आदि की शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती थी। यहाँ के मदरसे अपनी शिक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि शेर शाह सूरी भी बिहार से आकर जौनपुर में शिक्षा प्राप्त किया था। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं इस काल में स्त्री शिक्षा यानी मध्यकाल में स्त्रीय शिक्षा की क्या स्थिति थी। देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को अभी पहले बताया कि स्त्री शिक्षा इस काल में बहुत बेहतर नहीं थी। बेहतर नहीं होने का कारण था कि मुसलमानों की सभ्यता में पर्दा प्रथा का होना, यानी उस काल में भी मुस्लिमों में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा का प्रसार था और आजकल भी हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम महिलाएं जो है पर्दे में रहा करती हैं, तो जिसके वजह से उस काल में नारी शिक्षा बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। देखिए मध्यकाल में लड़कियों को भी लड़कों की तरह शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऐसा नहीं था कि उनको मना किया गया था, लेकिन उनको रोकता कौन था? यही पर्दा प्रथा। परंतु कट्टर पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम युग में नारी शिक्षा का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया। स्त्रियों को देखिए कड़े पर्दे में रहना पड़ता था, फलतः उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था संभव नहीं थी। छोटी उम्र की बालिकाएं अवश्य निकट के मकतब में जाकर सामान्य अक्षर ज्ञान प्राप्त किया करती थी। देखिए जब उनकी उम्र छोटी रहती थी तब तो मकतबों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी होती थी फिर उनको वहां पर नहीं भेजा जाता। इस प्रकार देखिए जनसाधारण के लिए नारी शिक्षा की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। राजसी घरानों और राजा महाराजा अपनी लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए अपने महल में ही मकतब बना देते। जो बड़े बड़े लोग होते थे वो अपने महल में ही, अपने घरों पे ही शिक्षा की व्यवस्था कर लेते थे, मकतबों को बनवा देते थे। इन घरेलू मकतबों में शिक्षण कार्य सामान्यतः शिक्षित विधवा महिलाओं के द्वारा करवाया जाता है। कोई शिक्षित विधवा महिला होती थी, उसी के द्वारा इन घरेलू मकतबों में शिक्षा का कार्य करवाया जाता था। इसके बाद देखिए नैतिक शिक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बोस्ता तथा गुलिस्ता की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। इसके द्वारा देखिए इस काल की महिलाओं को, लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, युद्ध कला, धर्म और साहित्य, नृत्य, संगीत, ललित कला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। राजकीय जो शासक होते थे, राजकीय जो सुल्तान होते थे,
उनमें देखिए हरमों को व्यवस्था किया गया था और हरमों में बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था शासक के द्वारा की जाती थी। प्रत्येक शासक का देखिए अपना एक हरम होता था और उसकी बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया गया था। मुस्लिम युग में हमें देखिए अनेक ऐसी विदुषी महिलाओं के दृष्टांत मिलते हैं जिनकी शिक्षा केवल हरम में ही हुई थी। और इस प्रकार की जो विद्वान महिलाएं थी मुस्लिम काल की, उसमें देखिए नूरजहां, रजिया, जहां आरा, गुलबदन, मुमताज महल आदि महत्वपूर्ण विद्वान या विदुषी महिलाएं थी जिनकी शिक्षा हरम में ही हुई थी, यानी उनको किसी अन्य दूसरे शिक्षण संस्थान में नहीं भेजा गया था। हरमों में देखिए कुरान, धर्म, नीति, संगीत तथा नृत्य आदि की शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती थी। हरम की अनेक बालिकाएं संगीत तथा नृत्य में बहुत योग्य होती थी, पटु होती थी और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम युग में नारी शिक्षा का प्रसार केवल उच्च घरानों तक ही सीमित था। इस काल में स्त्री शिक्षा का ह्रास हुआ क्योंकि उच्च शिक्षा अर्थात मदरसों में केवल पुरुषों को ही प्रवेश दिया जाता था। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं होती थी, जो गरीबों के घरों की होती थी, वो बेहतर प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा की जो आधारभूत बातें थी उसको हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने मुस्लिम कालीन शिक्षा की उद्देश्यों को देखा, इसकी विशेषताओं को देखा, मुस्लिम कालीन शिक्षा की संरचना को देखा, मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली को देखा, मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के बारे में देखा और उस काल की जो नायकी पद्धति थी, छात्रावास की व्यवस्था थी और नारी शिक्षा की जो व्यवस्था थी, इन सब के बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब बाकी की जो चीजें बची रह जाती हैं उनका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्लास को इतने देर तक देखा होगा तो बेहतर तरीके से समझा होगा और नोट्स भी बनाया होगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।